लेकिन उसकी शर्त होगी कि बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री मुसलमान ही होगा। बिहार के विधानसभा चुनाव महज नीति विकास की लड़ाई पर नहीं होते, बल्कि ये अक्सर जातिगत और धार्मिक समीकरणों की राजनीति द्वारा आकार लेते हैं या आकार दिए जाते हैं। और ये बिहार की गुर्बत, बेरोजगारी और वहां से भारी तादाद में निवासियों के पलायन की बड़ी वजह है। लेकिन इससे राजनीतिज्ञों को क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों आदाब, सलाम, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं आपका मेजबान अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। – 2015, 2020 और अब 2025 के चुनावों में ये देखने को मिल रहा है कि सियासी पार्टियां सिर्फ विकास की बातें नहीं करती, बल्कि वे जातिगत समीकरण पर वोट बैंक स्ट्रेटजीज और धर्म आधारित राजनीति को भी बड़ी बारीकी से जोड़ती हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीते 10 वर्षों में क्या ये समीकरण बदल गए हैं और 2025 में कौन से नए पैटर्न बनते दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे पहले हम कास्ट इक्वेशन की बैकग्राउंड को समझते हैं। 2023 में बिहार की जाति जनगणना के आंकड़े सामने आए, जिनमें दिखाया गया कि लगभग 36% आबादी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस यानी ईबीसी की है, जबकि 27.1% अदर बैकवर्ड कास्ट यानी ओबीसी, 19.7% एससी और 1.7% एसटी, 15.5% ऊंची जातियां और मुस्लिम आबादी 17.7% है पूरे बिहार में। इस कास्ट सेंसस ने राजनीतिक पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण सियासी संकेत दिए हैं। इसके अनुसार ईबीसी और ओबीसी जातियों की कुल प्रतिशत 63 बनती है। इसके बाद हर एक पार्टी इन जातियों का वोट हासिल करने की जुगत में दिखाई दे रही है। ईबीसी और ओबीसी जिस तरफ भी जाते हैं तो उसको सत्ता में आने से कोई दूसरा सियासी समीकरण नहीं रोक सकता, लेकिन ये किसी एक पार्टी के हक में चला जाए ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 37% जनता भी तो बिहार की ही है। लिहाजा इसके हितों को भी सामने रखकर ही पार्टी मैनिफेस्टो और सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं। ये बात सब जानते हैं कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी का कोर वोट माई कॉम्बिनेशन यानी मुस्लिम और यादव पर आधारित है। याद रहे, बिहार में यादव 14.46%, जबकि मुस्लिम 17.7% हैं। दोनों मिलकर लगभग 32% हो जाते हैं, जो आरजेडी की सत्ता के सिंहासन तक पहुंच सकता है। मगर इस बार ओवैसी की एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की जन स्वराज में मुस्लिम वोट का विभाजन होने की संभावनाएं ज्यादा हैं, जिसका सीधा फायदा एनडीए ब्लॉक को हो सकता है। यदि आरजेडी ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अपने कैंडिडेट्स बढ़ाए होते तो नतीजे कुछ अलग हो सकते थे। लेकिन ये देखना है कि क्या बिहार का मुसलमान इस बार बीजेपी आ जाएगी के डर से बाहर निकलकर एआईएमआईएम पर अपने धार्मिक सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का दांव खेलता है, या झिझक कर फिर तथाकथित सेकुलर पार्टियों पर विश्वास करता है। और वैसे भी अब हिंदू राष्ट्र की औपचारिकता पूरी करने में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आना ही तो बचा है, बाकी सब तो उसी हिसाब से चल रहा है। मदरसों, मस्जिदों, मकबरों, कब्रिस्तानों पर जमकर बुलडोजर चल रहा है। ऑब्जेक्शन मस्जिद मदरसे की तामीर पर है, नमाज और अजान पर है। क्या मंदिरों, मठों और गुरुकुलों के कागजात जमा करने के लिए भी कोई आखिरी तारीख का ऐलान सुना है आपने? अगर सुना हो तो इसकी इत्तला हमें जरूर दें। पावर शेयर का खेल भी आपको अच्छे से समझना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये ऐसी चाबी है जिससे सभी ताले खुलते हैं, मगर याद रहे रब की मर्जी के साथ। आपको याद होगा लालू यादव ने 1990 में लाल कृष्ण अडवाणी का रथ बिहार आने से रोक दिया था। हालांकि मस्जिद के विध्वंस को लालू नहीं रोक पाए, सिर्फ अडवाणी के रथ को रोकने का इनाम बिहार के मुसलमानों ने उनको ये दिया कि आरजेडी को 1990 से 2005 तक लगातार 15 बरस सिंहासन पर बैठाया। अगर रथ बिहार में आ जाता तो क्या मुसलमानों पर क़यामत टूट जाती? यही सियासी अवसर होते हैं जब किसी कौम के वोटों का बयाना दिया जाता है, उसके बाद चुनाव में उसकी भारी कीमत भी वसूली जाती है।
टिकट बंटवारे को लेकर होना ये चाहिए था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन यहाँ आरजेडी ने टिकट बंटवारे में सीधे सीधे यादवों की हिस्सेदारी उनके अनुपात से 4 गुना रखी है, जबकि मुस्लिम प्रत्याशियों का अनुपात आधे से भी कम है। और यही ऐतराज़ हमारा ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM पर भी है। वो ज़्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, हिंदू जातियों से कैंडिडेट क्यों नहीं ले रहे। इस बार आरजेडी द्वारा टिकट बंटवारे से मुसलमानों में नाराज़गी पाया जाना स्वाभाविक है, और वैसे भी मुसलमान को पावर शेयर से सभी पार्टियां दूर रखना चाहती हैं, जबकि इसका वोट शेयर बीजेपी के सिवा सबको चाहिए। लेकिन ये भी सच है, बिहार के मुस्लिम वोटर की पहली पसंद कांग्रेस और आरजेडी है, और नीतीश बाबू की जेडीयू को भी मुसलमान वोटर मायूस नहीं करता। बाद में यही नीतीश बाबू सांप्रदायिक पार्टी के साथ जाकर वोटरों के साथ विश्वासघात करते हैं। लेकिन बिहार में आरजेडी और देश में कांग्रेस ने मुसलमान को किस फील्ड में सशक्त किया, कोई बता सकता है? इसी बीच बिहार में मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर होने के समाचार भी गर्म हैं। कांग्रेस ने भी इसको अपना चर्चा का विषय बनाया है, और तेजस्वी यादव भी इस तरफ कई बार इशारा कर चुके हैं। अगर बिहार में ओवैसी की पार्टी 10 से 15 सीट ले आती है तो इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो पोस्ट इलेक्शन इंडिया ब्लॉक के साथ अलायंस कर सकती है, लेकिन उसकी शर्त होगी कि बिहार का अगला उप मुख्यमंत्री मुसलमान ही होगा। सच्चर रिपोर्ट ने मुसलमानों के हालात दलितों से बदतर बताकर साफ कर दिया था कि देश में मुसलमान ठगा गया है, जो कांग्रेस की सियासी छत्रछाया में पल रहा था। लेकिन कांग्रेस ने ये सब सच्चाई से देश के सामने रखा, ये भी एक सच्चाई है। हालांकि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली आज की कांग्रेस कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। बिहार वो राज्य जो कभी ज्ञान का केंद्र था, आज सियासी गणित का मैदान बन चुका है, जहां जातियां वोट में बदल जाती हैं और जनता के सवाल नारों में। 2025 का चुनाव सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि 30 साल के सामाजिक समीकरणों की अग्नि परीक्षा है। एक तरफ हिंदी मुसलमानों को पावर शेयरिंग से रफ्ता रफ्ता दूर किया गया है, और मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन को बनाए रखने में रही सही कसर मुस्लिम लीडरशिप ने निकाल दी है। मुस्लिम नेता कौम की नुमाइंदगी भूलकर स्वार्थ में विलीन हो गए हैं और पार्टियों के वफादार भी बन गए हैं। यहाँ हमको एक बात और समझनी है, मुल्क की पावर शेयर में किस तरह से रेवड़ी बांटी जाती है। दरअसल कांग्रेस सत्ता काल में भी मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिली थी। हालांकि क्षेत्रीय पार्टियां बनने से पहले मुस्लिम वोट 85 से 93% कांग्रेस को ही मिलता था। सत्ता और शासन वर्ग से कौम के हमदर्द मुस्लिम नेताओं को दूर रखा गया। हम जानते हैं किसी भी जाति या कौम के वही नेता पार्टियों की पहली पसंद होते हैं जो उनका वोट तो हासिल कर लें, मगर उनके मसलों को हल करने में सक्षम न हो। हमको ये भी समझना है कि बिहार में यादव 14.26%, जो ओबीसी का सबसे बड़ा वर्ग है, और मुसलमान 17.7% है। यानी 5 में से 1 व्यक्ति बिहार में मुसलमान है, और यही आरजेडी का मुख्य आधार है। लेकिन सीट बंटवारे में यहां भी वही जातिवाद आड़े आ गया। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी के 143 कैंडिडेट में से 51 यादव और 19 मुस्लिम उतारे हैं, जबकि जनसंख्या अनुपात के हिसाब से 25 से 26 मुस्लिम कैंडिडेट होने चाहिए थे, और यादव जिनकी अनुपात के हिसाब से 20 से 21 उम्मीदवारों को टिकट मिलना चाहिए था। पार्टियों से मुस्लिम उम्मीदवारों की लगातार घटती संख्या पावर पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करती है। मुस्लिम प्रत्याशियों की ये घटत सिर्फ संख्या की नहीं, बल्कि राजनीतिक विश्वास का भी मुद्दा है, और उनके अस्तित्व का भी। और बीजेपी भूले से भी किसी मुस्लिम को अपना प्रत्याशी नहीं बनाती है, और आरोप यह है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते। अगर मुसलमानों को बीजेपी उनके जनसंख्या के हिसाब से टिकट दे दे तो मुस्लिम जमातों के कई बड़े जिम्मेदारों का मानना है कि हम बीजेपी को सपोर्ट का देश भर में ऐलान कर देंगे, और ये तजर्बा देश में दोनों को एक बार जरूर करके देखना चाहिए। ये हमारी राय है। इससे देश की धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स का भी अंदाजा अच्छे से हो जाएगा। इस बार बिहार में कांग्रेस 61 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इनमें 10 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस ने यहां मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से टिकट दिए हैं,
और उनके साथ इंसाफ किया है। वहीं 21 स्वर्ण उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। इनमें 6 ब्राह्मण कैंडिडेट्स का सत्यापन किया गया है, जो उनकी संख्या के अनुपात से दुगना है। दोस्तों, आपको मालूम है 2020 में किस पार्टी से कितने मुस्लिम एमएलए बने और उनका क्या परसेंटेज था? आइए आपको इसके बारे में भी बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बिहार में मुसलमान लगभग 18% हैं और 2020 की बिहार विधानसभा में 24 मुस्लिम विधायक चुनकर आए थे, यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या 243 का ये लगभग 9.8% होता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने कुल 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 11 मुस्लिम उम्मीदवार थे, उनमें से 6 उम्मीदवार विजयी हुए थे, यानी 55% कामयाब हुए थे। वहीं कांग्रेस 71 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, उनमें 4 को सफलता मिली थी, यानी लगभग 21% सफल हुए थे। ओवैसी की एआईएमआईएम ने 2020 में कुल 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और उनमें से 5 उम्मीदवार जीते थे, यानी 25% को सफलता मिली थी। आरजेडी ने कुल 144 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें 20 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़े और 9 मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में सफल रहे, यानी 45% सफल हुए। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा और एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इसके इस वक्त जिम्मेदार हैं। आइए अब जरा आपको यह भी बता दें कि 2020 में किस पार्टी को कितना मुस्लिम वोट मिला। 2020 में कांग्रेस का बिहार में वोट शेयर था 9.48%, जबकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट 20 से 25% के बीच मिला था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को कुल वोट शेयर था 23.1%, जबकि आरजेडी को मुस्लिम वोट लगभग 50 से 55% के बीच मिला था। जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू को कुल 15.4% वोट मिला था, जबकि मुस्लिम वोट जेडीयू को लगभग 10 से 12% के बीच मिला था। एआईएमआईएम का पूरे बिहार में वोट शेयर लगभग 1.24% रहा, जबकि सिर्फ सीमांचल क्षेत्र में लगभग 30% मुस्लिम वोट मिला था। हम आज ये भी जानेंगे कि बिहार में मुस्लिम बहुल सीटें कितनी हैं और उनकी क्या वोट परसेंटेज है। तो बिहार का सीमांचल क्षेत्र, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल वगैरह इलाकों में 24 से 26 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान वोटर 40 से 70% तक है, जबकि 33 सीटें जहां 25 से 40% मुसलमान वोटर है, और 47 सीटें ऐसी हैं जहां 15 से 25% मुस्लिम वोटर है। और अगर इन सब सीटों पर मुसलमान कंसोलिडेट होकर वोट करे तो 80% यानी 62 से 63 सीटें मुस्लिम वोट से जीती जा सकती हैं, अब पार्टी जो भी हो। दोस्तों, आपको इसमें इंटरेस्ट होगा कि बिहार में ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोट कॉम्बिनेशन वाली कितनी सीटें हैं, तो आइए हम इस पर भी जरा सी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में 22 से 24 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमान 42 से 70% हैं, जबकि दलित और पिछड़ा वर्ग 25 से 30% है। 4 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां 22 से 35% मुस्लिम और 35 से 40% दलित और पिछड़ा वर्ग है। 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां 12 से 18% मुसलमान और 45 से 50% दलित और पिछड़ा वर्ग मिला जुला है। इस बार इन तमाम सीटों पर ही एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। अगर यहां ओवैसी का जय भीम फार्मूला कामयाब हुआ तो एआईएमआईएम को 10 से 15 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहेंगे कि स्वर्ण एमएलए की संख्या सदन में क्या है? तो हम आपको बता दें कि ऊंची जातियों जैसे राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार सदस्यों की संख्या बिहार विधानसभा में 2020 में बढ़ी और राजपूत विधायकों की संख्या 28 तक पहुंच गई। ब्राह्मण विधायक 15 से 17 असेंबली में पहुंचे, जबकि भूमिहार जो बिहार में सिर्फ 5.5% हैं और उनका वोट शेयर भी 5-6% ही है, उनकी संख्या 21 तक रही 2020 में। किस जाति के कितने मुख्यमंत्री बने, ये जानना भी शायद आपके लिए दोस्तों दिलचस्प होगा। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यादव जो बिहार में 14.26% हैं, आरजेडी का प्रमुख वोट बैंक हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी राज्य के मुख्यमंत्री बने। कुर्मी 2.87%। इसी जाति के नीतीश कुमार बिहार के सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, यानी 9 मर्तबा उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और एनडीए में प्रमुख भूमिका निभाई। ब्राह्मण 3.66%। कांग्रेस के 1946 से 1988 तक लगभग 8 मुख्यमंत्री रहे, मगर 17.7% मुसलमान सिर्फ 21 माह के लिए अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री ही देख सका। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? जवाब है क्योंकि मुसलमान को पावर शेयर से सभी पार्टियों ने दूर रखा।
रही सही कसर मुस्लिम नेताओं ने निकाल दी। वो अपनी पार्टी के वफादार रहे मगर अपनी कौम से गद्दारी की और किसी एक ने भी मुसलमानों के हित के लिए न तो कोई बड़ा काम किया, मुसलमानों के खिलाफ चल रहे देश भर में ऑपरेशंस के खिलाफ रिजाइन किया और न ही कोई बड़ा प्रदर्शन। हालांकि उनको कौम के मुद्दों को हल करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ही पार्टियों ने अपने यहाँ जगह दी थी। आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी का कोई जिक्र क्यों नहीं हुआ अब तक। इसलिए कि मुस्लिम वोटर की भागीदारी और उनके मुद्दों पर हम बात करना चाहते थे, जिसमें बीजेपी का कोई ज्यादा सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें बीजेपी को किन जातियों का समर्थन रहता है। इसमें हायर कास्ट जैसे कुशवाहा, कोयरी 4.2% हैं, राजपूत ठाकुर 5.2% हैं, भूमिहार 5.8%, भूमिज कायस्थ अन्य स्वर्ण 1.5%। कुल मिलाकर इनकी आबादी लगभग 16.7% होती है। ये सब पारंपरिक ऊंची जातियां अधिकांश बीजेपी की वोटर होती हैं। आपको बता दें 2020 में पूरे बिहार में 19.46% वोट लेकर बीजेपी ने 74 सीटें हासिल की थी। बिहार में कास्ट बेस्ड विधायकों की संख्या जानने में भी आपकी दिलचस्पी होगी, तो हम आपको बता दें इसमें सबसे बड़ी संख्या स्वर्णों की है। हालांकि इनकी जनसंख्या मुसलमानों से भी बिहार में बहुत कम है। स्वर्ण 26.3% एमएलए हैं, ओबीसी 18.9% एमएलए हैं, यादव 22.2% एमएलए बिहार सदन में है, एससी एसटी 16% एमएलए और वैश्य 9.9% एमएलए हैं और मुसलमानों के सिर्फ 7.8% एमएलए ही बिहार सदन में 2020 में देखे। सदन में अल्पसंख्यकों की साझेदारी आधे से भी कम है। इससे मुस्लिम समुदाय के बीच नाराजगी जरूर है, मगर बीजेपी आ जाएगी का डर बताकर तथाकथित सेकुलर पार्टियां मुस्लिम वोट उड़ा ले जाती हैं, मगर उनके विकास पर कोई काम नहीं होता। दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों का खतरा दिखाकर वोट लूट लेती है और हिंदुओं के विकास पर काम नहीं करती। इस बार हिंदू और मुसलमान दोनों तय कर लें कि पार्टी को नहीं बल्कि प्रत्याशी की काबिलियत के हिसाब से वोट करेंगे तो बिहार के विकास की उम्मीद और ज्यादा बढ़ सकती है। और यही फॉर्मूला लोकसभा आम चुनाव में अपनाया जाए तो देश की हालत भी सुधर जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये बिहार चुनाव एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं। आपका वोट सिर्फ अधिकार नहीं, आने वाली नस्लों से किया गया वादा भी है और वोट आपका मुस्तकबिल है। इसका सोच समझकर इस्तेमाल जरूर करें। वोट धर्म और जात के नाम पर नहीं बल्कि काबिलियत और सेवा के आधार पर ही डालने जाएं, लेकिन वोट जरूर डालें। इसी के साथ अपने मेजबान अली आदिल खान को दीजिए इजाजत। मेरा भारत